लगता है आपको कि अगर नीतीश जी उस गठबंधन के संयोजक हो गए होते तो समीकरण क्या होता? बीजेपी साउथ में अच्छा नहीं कर पा रही है, इसका क्या कारण है? क्या लगता है आपको किन किन स्टेट्स में बीजेपी को लाभ हो रहा है, कहाँ बीजेपी को? देखिए, सोशल मीडिया पे जो टग ऑफ वार अभी चल रहा है पक्ष और विपक्ष में, वो उसने एग्रेशन को बहुत कम कर दिया है। छठे चरण का चुनाव का जो प्रचार है वह प्रचार आज समाप्त हो रहा है और सारे जो राजनेता हैं वो सारे राजनेता अब जो चुनाव के 72 घंटे पहले का जो समीकरण होता है साम दाम दंड भेद उस नीति में लगे हुए हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं है और अभी बड़े संजोग से पूरे देश में घूमने के बाद देश के वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा जी अपने घर आए हुए हैं सुगौली में। तो संजोग से जब मुझे यह जानकारी मिली तो हमने कहा कि देश का मूड क्या है ये जानते हैं अनुरंजन जी के साथ। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार जी। क्या लगता है सर, मोदी जी ने जो एक नैरेटिव सेट किया वो भी पार्लियामेंट के अंदर, अब की बार 400 पार, और मुझे लगता है कि जो नैरेटिव मोदी जी ने सेट किया उस नैरेटिव को विपक्ष ने भी स्वीकार कर लिया। क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये तो मोदी जी को भी मालूम था कि 400 पार नहीं होना है, विपक्ष को भी मालूम था कि 400 पार नहीं होना है, लेकिन ये मालूम होने के बाद भी जैसा आप खुद कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया मोदी जी ने और विपक्ष ने मान लिया, ये कमोबेश यही दिखा। और लेकिन जब चुनाव पहले फेज में आया, फिर दूसरे फेज में आया, तीसरे फेज में आया, तो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज नीचे आया, अलग अलग तरीके से आकलन शुरू हुए, तो लोगों के फिर बयान बदलने शुरू हुए। फिर विपक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहना शुरू किया कि अब तो मोदी जी 400 पार की बात नहीं करते क्योंकि मालूम है कि 400 पार नहीं होना है। और मैं शुरू से, ज्ञानेश्वर जी अगर आपको याद हो तो मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि लड़ाई देखिए 300-400 की होती नहीं है, लड़ाई 272 की ही है। जिसको 272 का आंकड़ा जिसने पार कर लिया, सरकार उसकी बन गई। लड़ाई 272 की ही है। तो इस बार भी लड़ाई 272 की ही है और बीजेपी 272 की ही लड़ाई लड़ रही है। इसके दो मायने निकलते हैं कि क्या उसको 272 से ज्यादा नहीं चाहिए या उसको 272 नहीं आ रहे। तो मेरा बस यही आकलन है, तकरीबन 543 सीटों में मुझे लगता है कि 125 सीटें मैं घूम चुका हूं पूरे देश में और जो देश का मूड मुझे समझ में आया कि ये पिछले 20-25 सालों के चुनाव से ये इतर चुनाव है। पहली बार जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, डिजिटल माध्यम इतना स्ट्रांग हो गया है, उसके बाद भी वोटर चुप है, साइलेंट है, उसके मुंह से बात निकालना मुश्किल है। तो ये क्यों है? अगर इसका आकलन करेंगे तो दो तरह की बातें आती हैं कि एक तो जो है कि कहता आएगा तो मोदी ही, और एक को है कि मोदी को रोकना है, और तीसरा धड़ा होता है जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं जो घूमते हैं। तो जो आएगा मोदी ही, ये कहने वाले दो लोग हैं, मोदी के पक्षधर और मोदी के विरोधी। जो मोदी के पक्षधर, मोदी के विरोधी जो भी लोग हैं ना, आएगा तो मोदी ही, वो वोट देने में कोताही कर रहे थे शुरू के 2-3 फेज में। तीसरे फेज से बदलना शुरू हुआ, 5वें फेज तक चीजें बदली हैं। सरकार किसकी बन रही है, चूंकि एग्जिट पोल की तरह बोलना उचित नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती हुई तो दिख रही है। लड़ाई 272 की है। अब वो आगे पीछे कुछ हो जाए, 2, 4, 5, 10 सीटें। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लड़ाई 272 की है, लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। इस बार आपको क्या लगता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है? बिल्कुल होगा उतार चढ़ाव। और देखिए, आकलन करना ना पिछले कुछ सालों से बड़ा ही रिस्की हो गया है, बड़ा रिस्की फैक्टर है कि आप किसी के बारे में ये बोलें कि कितनी सीटें आएंगी। खास तौर पर बीजेपी के वोटर्स का जो मूड रहता है, बहुत मुश्किल है आकलन करना। लेकिन फिर भी भाई हम लोग का काम है तो हम लोग बोलते ही हैं, अपनी जो समझ है उस हिसाब से। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी 260 से 275 के बीच में कहीं टिकती है इस बार। मतलब बीजेपी का जो 303 था वो 303 का आंकड़ा निश्चित तौर पे घटेगा घटेगा नहीं। हाँ,
किन किन स्टेट्स में, आप तो काफी स्टेट्स घूम चुके हैं, क्या लगता है आपको किन किन स्टेट्स में बीजेपी को लाभ हो रहा है, कहाँ बीजेपी को नुकसान हो रहा है? देखिए, हिंदी हार्टलैंड में ना बीजेपी अपने चरम पे है। बिहार में 17 सीट लड़ी, 17 सीट जीत गई। यूपी में 62 सीट जीत गई। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप है। दिल्ली क्लीन स्वीप है। तो यहां बढ़ने की तादाद नहीं है। अब यहां कहां बढ़ेंगे? जो लड़ाई, मोदी भी इस बात को समझते हैं कि हम एक्सट्रीम पे हैं, यहां कम ही होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आंदोलन, कोई भी पार्टी, कोई भी चीज जब एक ऊंचाई पर जाती है ना सर, टॉप पे जब पहुंचेगी तो उसके बाद से उसको गिरना ही है। उसको संभाल के कितने दिन रखते हैं, ये बड़ा फैक्टर है। मतलब ये मान के चला जा रहा है कि 2019 जो है वो बीजेपी का एक्सट्रीम था। हाँ, अभी तक तो वही है ना, जब तक अगर आप साउथ में पेनिट्रेट नहीं करते हैं। भाई, बीजेपी को एक तरीके से मान लिया गया कि ये नॉर्थ इंडियंस की या हिंदी हार्टलैंड की, इसको काउ बेल्ट कहते हैं, या कुछ महाराष्ट्र का इलाका भी मान लीजिए, उसमें ये उन्हीं लोगों की पार्टी है। हालांकि तोड़ा, बीजेपी ने ये मिथ तोड़ा, नॉर्थ ईस्ट में पूरा घुसा, और असम में या आप देखिए अरुणाचल में या बाकी जगह उनके पेनिट्रेशन बहुत अच्छे हुए। तो वो प्रदेश उनके बदले हैं, उनके उनके आंकड़े बदले हैं। लेकिन साउथ में अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में, अच्छा कर्नाटक में भी आप पीक पे हैं, तो तमिलनाडु में आप, कर्नाटक की क्या स्थिति रहने वाली है? कर्नाटक में सीटें कम होंगी पिछली बार से। पिछली बार से सीटें कम होगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। तो अब जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में कुछ लोगों का आकलन है कि बीजेपी को शायद 10 सीट आ जाए। मेरा ऐसा बिल्कुल आकलन नहीं है। मेरा आकलन है कि शायद 1-2 सीट कर्नाटक 2 में, सीटों की बात हो रही है। मैंने मोटे तौर पे। सेफोलॉजिस्ट भी हैं, हाँ, उनका भी तो जो बयान आ रहा है, वो लोग मान के चल रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को नहीं, बीजेपी के साथ जो उनका एलीज है, हाँ, उसको 2 सीटें, शायद 2 सीटें शायद पीडी नहीं, वो बीजेपी को भी जैसे एक अन्नामलाई की सीट है, थोड़ा सा पोटेंशियल दिख रहा है, शायद निकल जाए, इस तरीके से है। तेलंगाना थोड़ा ठीक रहेगा, आंध्रा में कुछ सीटें भी आएंगी। लेकिन जो देखिए उन पार्टीज, वहाँ जो लोकल पार्टीज हैं ना, क्षेत्रीय दल जो भी है, बहुत मजबूत स्थिति में है, और आज से नहीं है, वो पिछले 50 साल से है। अच्छा सर, एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे बीजेपी ने धर्म को अपनी राजनीति का मूल आधार बनाया, उसने हिंदुत्व को राजनीति का मूल आधार बनाया, और साउथ के भी जो लोग हैं वो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म के प्रति उनका विश्वास ज्यादा है। बावजूद इसके बीजेपी साउथ में अच्छा नहीं कर पा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, वहां पे जड़ें बहुत गहरी हैं दूसरी पार्टियों की, और दूसरी पार्टियों की राजनीति की। वहां धर्म में उन्माद नहीं है। बाकी जगह के धर्म में उन्माद है, तो वहां लोग धार्मिक है। मैं तो एग्जांपल सिंपल ये देता हूं कि आप साउथ के मंदिरों में जाइए और नॉर्थ के मंदिरों में जाइए। हम तो सनातनी है ना, तो हम दोनों जगह के मंदिरों में जाते हैं। वहां की सुविधाएं, वहां के लोग, वहां के पंडित, वहां के पुजारी, वहां की सफाई, और हमारे यहाँ, हालांकि अब हमारे यहाँ भी चीजें बदल रही हैं। हमारे यहाँ भी बदल रही है। काशी विश्वनाथ बदला है, अयोध्या में राम मंदिर आप जाके देखिए क्या बदलाव हुए हैं, और बाकी जगह भी बहुत चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन ये बदलाव सतत प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगेगा। वहां क्या है कि धर्म में जो मैंने कहा कि उन्माद नहीं है, तो इसलिए, और वहां एक पेनिट्रेशन ईसाई मिशनरीज का भी बहुत स्ट्रांग रहा है। तो एक तरफ तो धर्म को लेकर के बातचीत है, दूसरी तरफ ईसाई मिशनरीज को लेकर के बातचीत है, तो ये लोग भी बहुत स्ट्रांग तरीके से बात करते हैं। तो वो एक पूरा उनकी मजबूती है, इसलिए पेनिट्रेशन बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। ऊपर से लेफ्ट का दबदबा रहा है, केरल में देख लीजिए। तो केरल की क्या स्थिति लगती है सर? केरल में इस बार बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी? शायद खाता खुले, एक सीट। सेफोलॉजिस्ट भी जो हैं, हाँ, उनका भी मानना है हाँ, कि एक सीट जो है वो केरल में हाँ, बीजेपी को आ सकती है। चलिए सर, ये तो देश की बात हो गई, अब अपने राज्य पे आते हैं। बिहार में क्या देखते हैं सर आप? देखिए, बिहार में पिछली बार 39 सीटें थी एनडीए को। बीजेपी 17 सीट पे लड़ी, 17 पे जीती। बाकी अलायंस की सीट थी, जिसमें 16 जेडीयू की और 6 रामविलास पासवान जी के पास थी। एक कांग्रेस के पास, हम सब लोग जानते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे बहुत गेन होना है, कुछ होना है, तो इसमें गेंद को तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस को बिहार में 28-30 के आसपास ये लोग रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ा रिस्की फैक्टर है, क्योंकि
मोदी के वोटर्स क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। अच्छा सर, ये मोदी के वोटर्स के बाद आपको एक बात बताइए, जैसे 2019 में मोदी सर चढ़ के बोल रहा था, इस बार नहीं है, इस बार वो स्थिति नहीं दिखती है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें आप सोशल मीडिया का कुछ रोल देखते हैं क्या? नहीं, इसमें देखिए सोशल मीडिया का नहीं, रोल है। जैसे मेरे कहने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है कि अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया का जो प्रभाव बढ़ रहा है, हम ये देखते हैं कि हम अगर एग्रीव्ड हैं, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस के पास जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे मन में जो कुंठा है, उस कुंठा की अभिव्यक्ति जो है, उसको करने का बहुत आसान साधन हमारे पास आज की तारीख में सोशल मीडिया हो गया है। और यही वजह है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी जो मोदी की सभा मोतिहारी में हुई, तो दावा भले हो कि 1 लाख लोग थे, 1.5 लाख लोग थे, लेकिन कुल मिला के मुझे ये लगता है कि भीड़ 15 से 20 हजार की रही होगी, क्योंकि 20,000 स्क्वायर फीट का उनका पंडाल था, कुर्सियां लगी हुई थी, और एक कुर्सी किसी भी तरीके से 2 स्क्वायर फीट का जगह लेती है। तो उस हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10-15 हजार 20 हजार से ज्यादा की भीड़ वहां नहीं थी। तो क्या लगता है सर कि जो सोशल मीडिया पे जो टग ऑफ वार अभी चल रहा है पक्ष और विपक्ष में, वो उसने एग्रेशन को बहुत कम कर दिया है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे मैं बार-बार बात बोलता हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ट्विटर लेता हूँ। ट्विटर पे तकरीबन देश में 3 करोड़ लोग हैं। इस बार देश में तकरीबन 96 करोड़ लोग वोटर हैं। अब आप सोचिए कि ये 3 करोड़ जो ट्विटर पे हैं, किसी एक पार्टी को वोट दे देंगे तो कितनी सीटें ला देंगे उसमें? एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि 3 करोड़ से 3 करोड़ तक ही रहेगा। मैं उसको कह रहा हूं कि इसको मल्टीप्लाई 5 टाइम कर लीजिए। इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। और 100% किसी के पक्ष में तो जाता हुआ दिखता नहीं है। सोशल मीडिया अभी भारत में खास तौर पर आपको मैं बताऊं कि ठीक उसी हालात में है जैसे आज से 10 साल 12 साल पहले टेलीविजन था। टेलीविजन की तो न्यूज की बात मैं कह रहा हूं। न्यूज टेलीविजन की भ्रूण हत्या हुई है हमारे देश में। लोग कहते थे कि ये मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ। मैं बोलता हूं भ्रूण हत्या हो गई उसकी। सोशल मीडिया की भ्रूण हत्या नहीं हो, इसके लिए सरकार को सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये अनसोशल भी बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा, है ना। जैसे आपने कहा कि हम अपने ग्रीवांसेस रखते हैं या हमारी समस्याएं हम रखते हैं, लोग सुनते हैं, उसकी तादाद ज्ञानेश्वर जी बहुत कम है। लिंचिंग की तादाद बहुत ज्यादा है। अभी एक मतलब बातचीत करते करते मैं एक घटना बताऊं। एक महिला के हाथ से एक बच्ची छूट गई, उसका एक वीडियो वायरल हो गया। उसको इतना ट्रोल किया गया कि उसने कल आत्महत्या कर ली। ये कहाँ घटना है? ये मैंने अखबार में पढ़ी, ये मध्य प्रदेश खैर, की। तो अक्सर हाँ, भी हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग मदद करने की जगह पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो ये डिजिटल माध्यम, मैं सोशल मीडिया पूरे डिजिटल माध्यम के कह रहा हूं कि ये एक जिस चीज की बहुत जरूरत होती है, जिस चीज में बहुत ताकत होती है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ये होते हैं। अब हम आते हैं राजनीति पर कि जहां पर ये जिस तरीके से विस्तारित हो रहा है और माहौल बनाया जा रहा है, मैं ये देखता हूं और मुझे समझ में आता है कि जो बात हम लोग मोदी पर कर रहे हैं कि माहौल 2019 वाला, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाता हूं, उसको छोड़ दीजिए। मैं तो गांव-गांव भी घूम रहा हूं, मैं चौक-चौराहे पे भी जा रहा हूं। पिछली बार 2019 में, हालांकि मैं इतना नहीं घूमा था, लेकिन फिर भी जहां मैं गया था 2019 में, यह था कि किसी से भी बात करिए, किसी से भी बात करिए तो ये होता था कि उसके अंदर की बात निकल हाँ, जाती थी। निकल जाती थी। और वो मतलब, हाँ जी मोदी भाई, एक मौका मोदी को और देना है, एक मौका मोदी को और देना है। इस बार चुप्पी है, लेकिन इस चुप्पी के साथ जितने आंकड़े बताने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग अस, हम लोग महिलाओं को और वो उस एंड यूजर को जिसके घर में अनाज आ रहा है, उसको अभी भी हम ठीक से उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। महिलाएं रोने लग रही हैं भाई साहब। सब्जी बेचने वाली एक महिला सवाल पूछने के बाद मोदी पर बात करते करते भावुक हो गई। ये भावुकता नहीं, एक वजह तो सर है उसकी। मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी जहां जा रहे हैं और वहां महिलाओं से बात करने पर जो फीडबैक सामने आता है कि उनके लिए 5 किलो अनाज और प्लस उनकी बच्चियां घर से बाहर निकल रही हैं निर्भीक होकर। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जैसे यूपी में आप जाइए तो यूपी
को हम लोगों ने बहुत, जैसे बिहार की में, ठीक है लोग कहते हैं जंगल राज जो भी था क्वाइन किया हुआ वर्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो झेला है ना सर, झेला। हम लोगों ने तो देखा है ना। आज भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे इलाके, कल मैं पश्चिम चंपारण के इलाके में, उधर जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है उसके कुछ दियारा इलाके में कल मैं गया था। वहां मैं अपने पूरी टीम के साथ, पुष्कर जी जो वरिष्ठ पत्रकार वो साथ में थे, इन लोगों के साथ मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि भाई आप देखिए ये वही इलाका है जहां पर दिन तो छोड़ दीजिए, किसी भी दिन किसी की आने की हिम्मत नहीं होती थी। आज लोग निर्भीक होकर आ जा रहे हैं ना, तो ये दौर तो बदला है। और ये दौर जहां जहां अच्छे शासन हुए हैं, अगर बिहार में नीतीश कुमार ने अपराध को रोका 2005 से 10 के बीच में, उसके बाद चाहे जितना भी खराब हुआ हो, लोग आज घूमने से तो नहीं कतरा रहे ना। बिल्कुल। तो ये चीजें बदली हैं। तो योगी ने अगर उत्तर प्रदेश में लगाम लगाई है अपराध पर, ठीक है गाड़ियां पलट जाती हैं, ठीक है कि बाकी चीजें हो रही हैं, घटनाएं, बुरा भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अपराध पे काबू किया है, उनसे उन महिलाओं को तो फायदा मिला है ना। वो घर में बैठ करके ये सशंकित नहीं है ना कि मेरे घर का बच्चा या मर्द या औरत कहीं बाहर गए, उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल, दो सवाल अभी आपसे और पूछूंगा। एक सवाल ये पूछूंगा कि आपका निवास पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पड़ता है, क्या देख रहे हैं आप पश्चिमी चंपारण के चुनाव में? देखिए पिछली बार की तरह यहां भी स्थिति नहीं है। पिछली बार तो लड़ाई थी ही नहीं। उसके पहले जब 2 बार बहुत फाइट, बहुत मजबूत कंटेंडर के तौर पे प्रकाश झा इस इलाके में थे, तो बीजेपी की लड़ाई उनसे थी और अच्छी लड़ाई थी। पहली बार प्रकाश झा को जितने वोट आए तो 40,000 वोट से हारे। अगली बार प्रकाश झा को बहुत ज्यादा वोट आए तो 1 लाख वोट से हारे, क्योंकि बीजेपी को और बढ़ गया। उसके बाद पिछले 2019 के चुनाव में तो लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट सामने था उनका नाम भी मुझे याद नहीं है। नतीजा ये हुआ कि 4.25 लाख वोट से वो हारे। अभी मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं ज्ञानेश्वर जी कि पिछली बार यहां के सांसद के जीत का जो मार्जिन था ना, वो 4.25 लाख था। अब 4.25 लाख को पाट करके और फिर 20,000 से जीत जाना, तो जितने वोट पिछली बार मिले थे उसमें से तकरीबन 4 लाख वोट उसको चाहिए। उन वोट के अलावा अगर 2.5 लाख 3 लाख वोट पिछली बार सेकंड कंटेंडर को मिले थे, तो उसको जीतने के लिए 6 लाख 6.5 लाख वोट चाहिए। मतलब कुल मिला के डॉक्टर संजय जायसवाल कंफर्टेबल कंडीशन में हैं। आप बहुत कंफर्टेबल नहीं कह सकते, मतलब देखिए जीत हार का आंकड़ा क्या होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन हालात वैसा नहीं है कि उनको कहा जाए कि he'll lose the game। चलिए सर, अंतिम सवाल। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, बीच में नीतीश जी ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया, है ना। आज जो स्थिति दिख रही है पूरे देश में, क्या लगता है आपको कि अगर नीतीश जी उस गठबंधन के संयोजक हो गए होते तो समीकरण क्या होता? बिल्कुल अलग होता। और ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि देखिए कोई भी चीज, एक बहुत अच्छी लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जिसमें सामंजस्य हो। और नीतीश कुमार का छोड़ना या नीतीश कुमार का उस पर एक अलग से पूरी बात की जा सकती है, लेकिन मैं छोटे शब्दों में बताऊं आपको कि किसी भी व्यक्ति का ना की एक डिग्निटी होती है। अगर आप वो डिग्निटी उसको नहीं दे रहे हैं तो वो टूटता है आपसे। कांग्रेस और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं बिहार में, आरजेडी और जो लोग इंडिया गठबंधन में हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो कंफ्यूज रहे, लास्ट तक कंफ्यूज रहे। भाई अब आप देखिए पिछली बार 16 सीटें मिली थी जेडीयू को, इस बार तो जेडीयू की हालात वैसी नहीं थी कि बीजेपी उसको 16 सीट दे, फिर भी 16 सीट पे चुनाव लड़ रही है वो बिहार में, तो आपको इज्जत मिली ना। भाई जेडीयू ने साथ क्यों छोड़ा इंडिया गठबंधन का? आप उसको 8 सीट दे रहे थे जी बिहार में लड़ने के लिए, 2 डिजिट में लाने में उसके पसीने छूट रहे थे, आप उसको 10 तक देने को तैयार नहीं हो रहे थे। लास्ट में आप कह रहे थे कि चलिए ठीक है 10 तक कर देंगे, जो हम लोगों की सूचना थी। तो आप उसको उसने डिग्निटी के साथ रख नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छाइयों बुराइयों के बावजूद नीतीश कुमार में बहुत कमियां हैं, मतलब मैंने तो किताब लिखी है उनकी प्रशासनिक कमियों पर, लेकिन नीतीश कुमार बेईमान है तो कोई नहीं कहता ना, कोई नहीं। तो जब आपके पास एक ऐसा चेहरा हो जो बेईमान नहीं हो, तो वो आपका संयोजक क्यों नहीं बन सकता था? मैंने ये लगता है कि ये इंडी गठबंधन जो है, उस गठबंधन की ये भूल थी। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी ये महसूस होता है
कि यदि नीतीश जी उस समय संयोजक बना दिए जाते तो आज देश के राजनीति की दिशा कुछ दूसरे दिशा में दूसरी तरफ जाती है। और उसमें ज्ञानेश्वर जी मैं थोड़ा और ऐड करूंगा, दर्शकों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस की कमियां क्या है। कांग्रेस में आज की तारीख में दक्षिण भारतीय नेताओं का ऐसा दबदबा है जिनका वहां कोई जनाधार नहीं है। आप कांग्रेस की स्थिति देखिए ना ज्ञानेश्वर जी, कि दक्षिण भारतीय नेताओं का ऐसा दबदबा है उस पार्टी पर अभी आज की तारीख में, जिनका वहां खुद जनाधार बहुत बेहतर नहीं है। और आप उसके आंकड़े में, उसकी कही हुई बातों में आप पूरी राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में कभी आरजेडी ये चाहेगी कि कांग्रेस उभर कर बाहर आए? कभी नहीं। उत्तर प्रदेश में कभी अखिलेश यादव और मायावती चाहेंगे वो उभर कर बाहर आए? नहीं, एक चीज और भी सर, एक चीज और भी देखिए, क्या जैसे जैसे आपने अभी कहा कि आरजेडी कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस, और इसका एक नमूना अभी दिख भी रहा है कि किसी भी सभा में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के किसी नेता को अपने साथ नहीं रखा। हालांकि एक बात जरूर है कि पूरे देश में अगर पॉपुलैरिटी बढ़ाने में कोई एक नेता सामने आ रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है। मैं वही कह रहा हूं, उस तेजस्वी युवा हैं, अलग राजनीति कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनका इलेक्शन का बहुत अच्छा चल रहा है भाई। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि ठीक मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस की आप सोचिए ना, भाई मायावती अखिलेश यूपी में आपको नहीं आने देंगे, आपको बिहार में राजद नहीं आने देगी, पश्चिम बंगाल में ममता नहीं आने देगी। तो ये सारी पार्टियों के साथ आपको गठबंधन करना है तो आपको बहुत सोच समझ के करना है, समझ के करना होगा। और वो आप अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पिछली बार 52 सीटें कांग्रेस के पास हैं वो कांग्रेस से लड़ाई में नहीं है। जो कांग्रेस के पास सीटें हैं वो बीजेपी से लड़ाई में नहीं है उनके पास वो सीटें। बीजेपी से जहां भी कांग्रेस लड़ी है वहां वो जीरो पे है ऑलमोस्ट। लड़ाई जो भी सीटें उसमें ज्यादातर साउथ की पार्टीज के साथ लड़े हैं वो। तो जहां वो सीधे लड़ रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस, वहां उनके लिए बेहतर नहीं है परफॉर्मेंस। लेकिन आपके आंकड़े इतने क्रिएट हो रहे हैं आपके खिलाफ कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी तवज्जो देनी है। आपने बिहार में तवज्जो ज्यादा दे दी आरजेडी को, जेडीयू को नहीं दिया। नतीजा ये है, आपने वहां पे अखिलेश को तवज्जो ज्यादा दे दी, मायावती को तवज्जो नहीं दिया। इसका भाई मायावती को पिछली बार अगर मतलब ये सारी चीजें ये दिखाती है, देश में कई बार एक्सपेरिमेंट इस तरह के हुए हैं जब विभिन्न दलों को मिला के सरकार बनी है, लेकिन सरकार ने कभी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो सीधी सीधी लड़ाई मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अच्छा आप अगर कांग्रेस को कुछ सजेशन देना चाहेंगे? दो सरकारें अल्पमत की बनी और अच्छी चली। इसमें सबसे पहले तो नरसिम्हा की सरकार गठबंधन की बहुत अच्छी चली। फिर वाजपेयी की सरकार चली 99 से 4, और 4 से 14 मनमोहन सिंह की भी सरकार 10 साल पार्टी बतौर तो अल्पमत में ही थी। हाँ। क्योंकि उन्होंने चुनाव यूपीए के बैनर पे लड़ा था, इसलिए वो हुआ था। देखिए कांग्रेस को मैं सलाह देने वाला कौन होता हूं? कांग्रेस के सलाहकार बहुत सारे लोग हैं। मैं कांग्रेस को एक सुझाव दे सकता हूं, और साथ साथ पब्लिक को यह समझना चाहिए कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिसने देश की आजादी में भागीदारी की थी। उसके बाद से तो बहुत बड़ी बात कह दी, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिसने देश की आजादी में जिसकी भागीदारी थी। ये पब्लिक को सोचना चाहिए, और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिसने देश की आजादी में भागीदारी की थी। जिस दिन आप नई पार्टी और नए तौर पे चीजों को समझेंगे उसी दिन बदलाव हो पाएगा। चलिए, ये थे अनुरंजन झा जी। बड़ी लंबी वार्ता इनके साथ हुई और बड़ी सार्थक बातें हुई। तो साथियों, एक बार फिर से फाइनल पोस्ट की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।